हाथ उतारा जाता है और कुछ ऐसी ही उसी से मिलता जुलता घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर होता है। लेकिन अब भारतीय कनेक्शन की बात आ रही है, क्या थ्योरी है ये? बिल्कुल रजत, यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है कि हमने पहलगाम में जो दृश्य देखा था और यहाँ पर जो दृश्य देखा था, दोनों ही दृश्यों में दरअसल धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। धर्म के आधार पर जो वहाँ यहूदी हैं उन्हें टारगेट कर निशाना बनाएगा, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर यहूदियों को कौन निशाना बना रहा है। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रिएक्शन आया और वो काफ़ी भड़के हुए थे इस चीज़ को लेकर। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की बात करें तो फिलीपींस के जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बताया है कि जो 50 साल का साजिद अकरम है और उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम, वो पिछले महीने फिलीपींस की यात्रा उन्होंने भारतीय पासपोर्ट पर की थी। और अब यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, फिलीपींस के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है और पिता और पुत्र ने दरअसल 1 नवंबर को साजिद भारत छोड़ करके गया था, तब तक उसका रिकॉर्ड एकदम साफ था, एकदम क्लीन था। उस पर कोई भी एडवर्स रिकॉर्ड, कोई भी आपराधिक मामला, कोई संदिग्ध गतिविधि दर्ज नहीं थी। द हिंदू से भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि 1998 के बाद से वो सिर्फ 3 बार भारत आया था, आखिरी बार 2022 में, यानी हमले से 3 साल पहले। इस जांच में एक और बात सामने आई है जो साजिद की मानसिकता की ओर इशारा करती है। साजिद का परिवार पढ़ा लिखा रसूखदार है। उसके पिता यूएई की सेना में थे और 1984 में रिटायर हुए थे। उसका बड़ा भाई हैदराबाद में ही एक डॉक्टर है। लेकिन 2017 में जब साजिद के पिता का इंतकाल हुआ तो साजिद उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होने भारत नहीं आया। अगला सवाल कि क्या हैदराबाद से कोई कनेक्शन है, भारतीय अधिकारियों ने द हिंदू को बताया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है औकात इन भारतीयों की कि पहले इतना बड़ा झूठ फैलाया और अब ऐसे ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब अपना बंदा निकल आया। हो सकता है दोस्तों वो इंडियन ना होता, किसी और मुल्क का भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया तो खुदा ने इन्हीं पर डाल दिया है और अब इनकी दुनिया पूरी में जलालत हो रही है। मिन्नतें कर रहे फिर रहे हैं। इसराइली जर्नलिस्ट तक को बुलाकर कह रहे हैं कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, वो तो चला गया था, वो तो मुसलमान था, वो ये था वो था। लेकिन मिट्टी देखें किस तरह पलीत हो रही है। पहले जो प्रोपेगेंडा किया, एक आप ये कहेंगे कि इसराइल ने और अफगानिस्तान ने भी किया था। दोस्तों, इसराइल और अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। अफगान मीडिया भी इन्हें फॉलो करता जा रहा है। बेशक वो एक दिन इनका मजहब भी फॉलो कर लेंगे पैसे के लिए, क्योंकि उन लोगों का मजहब नहीं होता। पैसे लेकर दोस्तों अपनी बेटियां बेचने वालों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान सुरखरू हो गया है पूरी दुनिया की नजर में और अब भारत फिर से जलील हो रहा है। और दोस्तों ऐसा जलील किया है गोदी मीडिया ने भारत को। ये नहीं कि सिर्फ गोदी मीडिया, वो एंकर भी दोस्तों जो न्यूट्रल समझे जाते थे, अभिषार शर्मा, दिनेश के वोहरा, इस तरह के, वो भी पाकिस्तान का नाम ले रहे थे बगैर किसी तहकीक के और अब वो भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए हैं। से फिलीपींस पहुंचे और फिर 28 नवंबर को वहां से रवाना हो गए। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर दरअसल वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेने आए थे। यहाँ पर प्रवक्ता ने बताया कि सिडनी जाने के रास्ते में वो डवाओ से मनीला होते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट से फिलीपींस छोड़ने से पहले दोनों ने दरअसल अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो डावाओ डाला था। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। और जो मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हो रही है कि वहाँ पर दरअसल वो सैन्य शैली प्रशिक्षण के दौरान गए थे। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट की बात करें तो गोलीबारी से लगभग 1 महीने पहले हमलावरों ने यहाँ पर फिलीपींस का दौरा किया था, यात्रा की थी, वो भी इंडियन पासपोर्ट पे। जैसे ही आपने इंडियन पासपोर्ट का जिक्र किया, ये रहते वैसे ऑस्ट्रेलिया में थे, हाँ, पर पाकिस्तानी मूल के थे। और क्या इन्हें पासपोर्ट इतना इजीली मिल गया? क्या फिलीपींस, जिसके साथ भारत के भी रिश्ते अच्छे हैं, वहाँ पर भारत और फिलीपींस की सेना लगातार आपस में ट्रेनिंग करती रहती है और फिलीपींस जाकर ये ट्रेनिंग ले लेते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है कि ये ट्रेनिंग किस मकसद से ले रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से आपने बोला कि सेना का प्रशिक्षण क्या इतने इजीली मिल जाएगा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा होता है। बिल्कुल, और गंभीर सवाल लगातार यहाँ पे मीडिया में उठ भी रहे हैं। जो ABC न्यूज़, उसमें भी ये कहा गया कि आखिर इनको इतने इजीली जो ये पासपोर्ट है वो कैसे मिल गया, वो भी इंडियन पासपोर्ट। जब ये बताया जा रहा है, जब इनिशियल रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, ये क्लेम है कि ये दोनों पाकिस्तान के निवासी हैं। लेकिन यहाँ पर अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो कहाँ पर हुआ, क्योंकि इतना ईजिली पासपोर्ट ऑब्टेन करना, वो भी ऐसी स्थिति में जब इतने यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज हों, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, उन्होंने कहा कि दोनों लोग दरअसल नफरत की विचारधारा से कट्टरपंथी बन गए थे। और अल्बनीज ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये दरअसल इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था। तो यहाँ पर एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री अल्बनीज की तरफ से सामने आया। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि इस आतंकी हमले के पीछे वो इस्लामिक स्टेट की सोच, वो ISIS का सोच, जिसे लेकर हमने
लंबे समय से दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं को होते हुए देखा, तमाम दिल दहला देने वाली घटनाओं को होते हुए देखा, और उसी मानसिकता के साथ इन दोनों लोगों ने इस नृशंस घटना को अंजाम दिया। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर दरअसल न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर हैं माल लेन्योन, उन्होंने ये पुष्टि की है कि उन्होंने फिलीपींस की यात्रा की थी, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया कि कारण क्या है। ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, ये इनिशियल रिपोर्ट्स में दरअसल दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि क्या उद्देश्य था आखिर, इसकी फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ये भी आएगा ना कि हथियार कहाँ से आ गए उनके पास, और हथियार आने के बाद मतलब ऐसे क्या इजीली क्या लाइसेंसी हथियार थे या गैर लाइसेंसी हथियार थे, अगर लाइसेंसी हथियार थे तो क्या उनके ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं खंगाला गया, कई सारे सवाल ये आएंगे। तो उनके पास हथियार कहाँ से आए सोनम? बिल्कुल, तो यहाँ पर जो साजिद है वो दरअसल 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और फिर यहाँ पर घटनास्थल पर उसने गोली मार दी। और लेन्योन ने, जो यहाँ पर NSW पुलिस है, उन्होंने बताया कि साजिद के पास दरअसल हम कह सकते हैं यहाँ पर रजत की जो बताया है कि फिलहाल जांच में भारत के अंदर उसका कोई लोकल लिंक नहीं मिला है। एजेंसियां अब भी उसके पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही हैं। ये भी साफ हो गया है कि दूसरा हमलावर उसका बेटा नवीद पैदाइशी ऑस्ट्रेलियाई है, वो 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। इसके पहले फिलीपींस के इमिग्रेशन ब्यूरो ने अपने बयान में कहा है कि 50 साल का साजिद अकरम जब मनीला एयरपोर्ट पर उतरा तो उसने भारतीय पासपोर्ट दिखाया, वहीं उसका बेटा नवीद ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर था। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है कि साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके बाद उसे 2001 में पार्टनर वीजा मिला, फिर वो ऑस्ट्रेलिया का पक्का नागरिक बन गया। दूसरी तरफ भारत में डुअल सिटीजनशिप जैसा, दोहरी नागरिकता जैसा कोई प्रावधान नहीं है। हमने इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी के लिए साथी पत्रकारों से बात की। One of the attackers in the mass shooting that took place in Sydney, Bondi Beach in Sydney, had his roots from Hyderabad, India. That is what the reports have to say. Now we are right now at a residence of one of the relatives of Sajid Akram, the attacker in the Bondi Beach mass shooting. Belonged to this particular house. It is reported that 27 years ago, after completing his BCom, he had left Hyderabad to Australia, where he settled down and married a European national. And then it is reported that 6 times he has travelled to Hyderabad or India, reportedly for the property disputes that have taken place. And it is also said that he did not turn back for his father's demise or final rituals that have taken place. Now this house belongs to Dr. Shahid Akram, brother to Sajid Akram, who was the main attacker in the mass shooting that has taken place. Now the Telangana police have stated that they are fully cooperating with the central agencies for the investigation, and the family have to say that there is no link to radicalization from Hyderabad. Whatever the radicalization that has taken place between the father and the son duo did not have any link to the relatives here in Hyderabad. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बाबत अब तक कोई बयान नहीं दिया है। द हिंदू के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियां अब भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से भी पहचान से जुड़ा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस बाबत एक सवाल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से भी पूछा गया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साजिद भारतीय था या पाकिस्तानी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कहा कि जांच अभी चल रही है, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं। अब फिलीपींस की बात करते हैं। जांच की सुई अब दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों की ओर मुड़ गई है। 16 दिसंबर को फिलीपींस के इमिग्रेशन ब्यूरो ने कुछ खुलासे किए। तारीखों से समझिए। 1 नवंबर 2025 साजिद अकरम और नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उड़ते हैं और फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच जाते हैं। लेकिन वो मनीला में रुकते नहीं हैं। उसी दिन वो मनीला छोड़ करके चले जाते हैं दावाओ सिटी। वहां वो 28 दिन रहते हैं। फिर 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आते हैं, यानी बॉन्डाई बीच हमले से ठीक 2 हफ्ते पहले। लेकिन दावाओ ही क्यों? क्या ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? नहीं। खुफिया एजेंसियों की दुनिया में दावाओ को मिंडानाओ से जोड़ करके देखा जाता है। ये फिलीपींस के दक्षिण में बसे द्वीप मिंडानाओ का सबसे बड़ा शहर है। मिंडानाओ में ऐसा खास क्या है? ये क्या जगह है मिंडानाओ? समझने के लिए फिलीपींस के नक्शे पर आप नजर दौड़ाइए। फिलीपींस को देख करके ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कांच का एक बड़ा आईना समंदर में गिरा दिया हो और वो 7000 टुकड़ों में बिखर गया हो। ऐसे 7000 से भी ज्यादा टापू मिलकर के फिलीपींस बनते हैं। फिलीपींस की राजधानी उसके उत्तर में है। ये कैथोलिक ईसाइयों का गढ़ है। यहाँ चकाचौंध है, सरकार है, कानून है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ की नहीं है। हमारी कहानी, आज की कहानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो दक्षिण की है। दक्षिण यानी मिंडानाओ की। ये एक ऐसा इलाका जहाँ
सरकार का कानून हाईवे के किनारे खत्म हो जाता है। उसके आगे घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, दलदली इलाके हैं जहां दशकों से इस्लामी विद्रोहियों का राज चलता है। यहाँ घने जंगल हैं, पेड़ों की 3-3 परतें हैं, सैटेलाइट ट्रेनिंग कैंप को ट्रैक नहीं कर पाती हैं। यहीं पर लिगुवासन मार्श भी है, एक विशाल दलदल। यहाँ ऊंची ऊंची घास है, कीचड़ है, एक सुरक्षित पनाहगाह जहां दुनिया की नजरों से बचा जा सकता है। इसके दक्षिण पश्चिम में सुलू का इलाका है। इस समंदर में बिखरे द्वीप फिलीपींस को मलेशिया और इंडोनेशिया से जोड़ते हैं। यहाँ सरहदें हैं लेकिन सिर्फ कागज पर, पानी पर नहीं। छोटी छोटी नावों पर बैठ करके समुद्री लुटेरे और आतंकी कब एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं किसी रडार को पता नहीं चलता। एक्सपर्ट इसे टेररिस्ट ट्रांजिट ट्रायंगल कहते हैं। फिलीपींस में ISIS का झंडा कैसे पहुंचा, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दक्षिणी फिलीपींस के मुसलमान समुदाय को मोरो कहा जाता है। इनका इतिहास 400 साल के प्रतिरोध का रहा है। 16वीं सदी में स्पेनिश आए, 300 साल तक लड़े लेकिन मोरो मुस्लिम्स को पूरी तरह हरा नहीं पाए। 1898 में अमेरिका आया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सा है। कहते हैं कि अमेरिका की सेना में मशहूर .45 कैलिबर की पिस्तौल का इस्तेमाल इसीलिए बढ़ाया गया था क्योंकि मोरो लड़ाके छोटी गोलियों से रुकते ही नहीं थे। गोली खाने के बाद भी अपनी तलवारें लेकर के हमला करते रहते थे। 1946 में फिलीपींस आजाद हुआ लेकिन दक्षिण की लड़ाई जारी रही। अब लड़ाई मनीला की सरकार से थी लेकिन 90 के दशक में कहानी पूरी तरह बदल गई। जो लड़ाई जमीन और स्वायत्ता की थी उसे हाईजैक कर लिया ग्लोबल जिहाद ने। अलकायदा की एंट्री हुई। ओसामा बिन लादेन का रिश्तेदार मोहम्मद जमाल खलीफा 90 के दशक की शुरुआत में फिलीपींस आया। उसने वहां चैरिटी के नाम पर संस्थाएं खोली लेकिन असल में वो आतंक की फंडिंग कर रहा था। इसके बाद फिलीपींस का लिगुआसन दलदल आतंकवाद की नर्सरी बन गया। 2002 के बाली बम धमाकों का मास्टरमाइंड सालों तक इन्हीं जंगलों में छिपा रहा और नए रंगरूटों को ट्रेनिंग भी देता रहा। 2014 याद कीजिए, जब ISIS ने दुनिया में अपना खिलाफत घोषित किया था। बगदादी ने तब दुनिया भर के जिहादियों को बुलाया था लेकिन जो सीरिया या इराक नहीं जा सकते थे उनके लिए एक ठिकाना था ईस्ट एशिया विलायत, यानी पूर्वी एशिया का सूबा। इसी के तहत अगले कुछ सालों में ढेरों लड़ाके तैयार किए गए। इसका अंजाम क्या हुआ? 2017 में दक्षिणी फिलीपींस के मरावी शहर की घेराबंदी, सीज ऑफ मरावी। 23 मई 2017 को सैकड़ों जिहादी लड़ाकों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। जेल तोड़ करके 107 कैदियों को अपनी फौज में शामिल